जी बेटा। तो गैसियस स्टेट, तो अगर आप मुझे सबसे पहले कोई इंट्रोडक्शन दें गैस के बारे में, तो क्या इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं गैस, व्हाट इज गैस, तो आप क्या बताएंगे? By state of matter having indefinite shape and volume. वेरी गुड। अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज indefinite शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम सर दोनों इंडेफिनाइट रहेगा, इसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा सर। अच्छा, हमने इससे पहले बेटा सॉलिड पढ़ा, इससे पहले हमने लिक्विड पढ़ा। दोनों ही स्टेट ऑफ मैटर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बड़ी इज्जत दी थी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी इज्जत दे देते हैं, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कुछ चुटकुले जरूर आ जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कहानी जरूर आ जाती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पूरे पूरे पॉइंट्स अगर आप रट्टे ना भी लगाएं, लेकिन एटलीस्ट अगर कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में हो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्पोजिशन के हवाले से कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इस दुनिया की जो भी गैस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंटेन करती है, जिनको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहली चीज तो कॉम्पोजिशन है कि जितनी भी इस दुनिया की गैस है, उस गैस कोई भी गैस हो, उस गैस के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। और वो मॉलिक्यूल, अच्छा, कोई भी गैस जब एग्जिस्ट करती है तो उसके मॉलिक्यूल दो सूरतों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो सूरतें जरा मेरी याद रखना कि मॉलिक्यूल की जो एग्जिस्टेंस होती है गैस की, वो दो सूरतों में होती है। कौन सी दो सूरतें हैं? पहली सूरत कहलाती है मोनो एटॉमिक, और दूसरी सूरत होती है बेटा डाई एटॉमिक। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन दो सूरतों में पाए जाते हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है डाई एटॉमिक। अच्छा, ये जो मोनो एटॉमिक होता है, ये जो डाई एटॉमिक होता है, ये पता है किसी को किस किस चीज को कहा जाता है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक पता है बेटा किसी को? सर मोनो एटॉमिक जो होते हैं वो एक ही एटम का मॉलिक्यूल्स हो, यानी उस मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम हो, और डायटोमिक दो किस्म के एटम्स। नहीं बेटा, देखो दो किस्म नहीं, दो एटम हो। मैं बताता हूँ। देखो, जब इससे पहले नाइन क्लास, थोड़ा सा नाइन क्लास में जाओ फ्लैशबैक में, याद करो कि जब भी नाइन क्लास में कभी आपके टीचर ने या आपने कभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सबको जब लिखा होगा तो हमेशा आपने इसको ऐसे लिखा होगा: ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ऐसे ही लिखा है। Yes, sir. और जो नोबल गैसेस होती थी, यानी कि ग्रुप 8 वाली जो गैसेस होती थी, उनको आपने हमेशा ऐसे लिखा, HE, NE, AR, एटसेट्रा। यानी कि इनके नीचे टू टू नहीं लगाया, लेकिन इनके नीचे टू लगाया। तो ये जो टू है ना, इस टू का क्या मतलब है? जैसे O के साथ लिखा हुआ है टू, या H के साथ लिखा है टू, या N के साथ लिखा है टू, इस टू का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल बनाने में दो ऑक्सीजन के एटम्स का इस्तेमाल हुआ। और ये टू क्यों, दो ही क्यों, दो से ज्यादा क्यों नहीं? या दो क्यों? पहला सवाल दो क्यों, फिर दो ही क्यों, दो से ज्यादा क्यों नहीं? अब देखो, दो इसलिए कि क्योंकि ऑक्सीजन का एक अकेला एटम अनस्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी क्या है, कैसे आती है, ये सारी बातें चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन का एक अकेला एटम जो है वो अनस्टेबल होता है। वो अकेला, अकेले उस एटम का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो रह ही तब सकता है जब उसके साथ कोई दूसरा एटम आकर जुड़ जाए, उस जैसा या किसी और, कोई और एटम आके जुड़ जाए,
कोई और नहीं मिलता तो उस जैसा ही कोई उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन जुड़ जाए, ये उसके लिए जरूरी है। अब ऊपर वाले जो हैं जैसे ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, सर इनके साथ 2 क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा इनके साथ 2 इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये स्टेबल है। ये नहीं चाहते कि इनके साथ कोई आकर जुड़े। जब ये चाहते नहीं है कि इनके साथ कोई और आकर जुड़े, अच्छा कोई और आकर नहीं जुड़े, कोई और आकर जुड़े, ये वो नहीं चाहते। जब कोई और आकर किसी और का आकर जुड़ना उनकी चाहत में नहीं है, तो अपने जैसे के साथ जुड़ना उनकी चाहत में कहा आ गया। ये जो नीचे वाले O2 N2 H2 देख रहे हो, इनकी चाहत होती है कि कोई इनके साथ जुड़े। जब इनको कोई नहीं मिलता तो अपने जैसे के साथ जुड़ते हैं ना। अब ये इनकी तो चाहत ही नहीं है किसी और के साथ जुड़ना, तो फिर ये अपने जैसों के साथ भी नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल 2 सूरतों में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। एक हो गई मोनो एटॉमिक, यानी कि एक एक एटम वाले मॉलिक्यूल, यानी कि इनके अंदर एक एक एटम होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एटॉमिक मतलब एक एक एटम वाले, यानी कि एक एक एटम अलग अलग होगा। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं डाई एटॉमिक, यानी कि दो दो एटम एक साथ चिपके हुए पैकेट्स की सूरत में होंगे, एक एक पेयर की सूरत में होंगे। बात समझ में आई? सर जी जी सर, ये डायटोमिक एक तरह से बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट करता है क्या? जी बेटा, बॉन्डिंग हुई भी है, लाजमी तौर पर बॉन्डिंग हुई है। ओके सर। सर जी मोनो एटॉमिक जो है वो तो एक ही एटम है, तो वो मॉलिक्यूल कैसे बना? हाँ, मोनो देखो उसको बेटा हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अलबत्ता आप जनरल पर्सपेक्टिव में अगर कभी बात करते हैं तो आप उसको मॉलिक्यूल नहीं कहते, आप उसको एटम ही कहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल, जो कि बस इस टॉपिक की हद तक है, इस बात की हद तक है। आम हालात में इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है? जी सर। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना गैस के, आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। सर जी अलीजा को इन कर लें, मैसेज आया। अलीजा को इन कर ले, ठीक है कर लिया। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। कोई सी भी गैस हो, दुनिया की जहान की कोई सी भी गैस ले आओ, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा मूवमेंट करना चाहेंगे, और मूव कर भी सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप। यानी कि वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंडेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, या जुड़े हुए रहना नहीं चाहते। सॉलिड क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि एक एटम ने दूसरे एटम को पकड़ के रखा हुआ होता है। सर लिक्विड क्यों नहीं मूव करता? या लिक्विड मूव तो करता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह गैस। तो वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को किसी हद तक पकड़ के रखा है। बहुत ज्यादा नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ा रहे अपने साथ। गैस का तो सिलसिला ये है कि एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो है रहा सारे एटम आजाद हैं, आजाद राय है, जहां दिल चाह रहा है घूम सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा तवील है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। बस फिलहाल इसको यहां तक रख लेते हैं कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब तीसरा पॉइंट इसको आगे लेकर कंटिन्यू चलते हैं। दूसरे पॉइंट से ये एसोसिएट कर रहा है। ठीक है? यहां पर क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स causes collision between molecule and wall of container that causes gas pressure। अच्छा, ये पॉइंट जरा सा समझना। देखो सिलसिला क्या है, कुछ सिनेरियो इस तरीके का है भाई कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। इतना करीब करीब नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है? अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, समझ लो इनकी आंखों पे बनी हुई है पट्टी बंधी हुई है। अब पट्टी बंधी हुई है, साथ में ये घूम भी रहे हैं।
घूमते फिरते बेचारे जाकर टकरा गए कंटेनर की दीवार से। सिर्फ एक नहीं टकराएगा, दूसरा भी टकरा सकता है, तीसरा भी टकरा सकता है। अब ये मुसलसल टकराए जा रहे हैं। मैट्रिक फिजिक्स के चैप्टर 10 में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का, एक क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो जब एक मॉलिक्यूल जाकर कंटेनर पे टकराएगा तो वो यकीनन उस कंटेनर की दीवार पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो जो कंटेनर की दीवार है उस कंटेनर की दीवार का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। याद रखना, सारी बातें बताता चल रहा हूँ। देखो अगर ये मिसाल के तौर पे कंटेनर की दीवार है तो ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी विड्थ हो गई। तो इन दो चीजों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका एरिया। यानी कि मॉलिक्यूल आ रहा है और ऐसे करके टकरा रहा है। एरिया आपको पता चल गया, फोर्स आपने निकाल दी कि मॉलिक्यूल कितनी फोर्स से टकराया। आप दोनों चीजों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा बेटा? आपको गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। अच्छा सर मुझे पॉइंट नंबर 2 में पूछना था कि अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना जरूरी है मॉलिक्यूल्स में? देखो रैंडम मोशन का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे करके मूव कर रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब है ऐसे करके मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क है। अगर मैं सिर्फ इस टुकड़े की बात करूं तो इसने स्ट्रेट लाइन मूव किया, अगर मैं सिर्फ इस टुकड़े की बात करूं तो इसने स्ट्रेट लाइन मूव किया। स्ट्रेट लाइन का मकसद कतन ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, वो पाथ को अपने चेंज कर सकता है। अब एक मॉलिक्यूल है यहां से आके टकरा गया कंटेनर से, तो टकरा के कंटेनर फाड़ के बाहर थोड़े निकलेगा, टकराकर यकीनन बाउंस बैक होगा, कहीं रिवर्ट बैक होगा। उस रिवर्जन के नतीजे में भी जब वो दोबारा ट्रेवल करेगा तो वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगा। अगेन वो इस तरीके से कि कोई कर्व पाथ नहीं बनाएगा, जैसे यहाँ देख रही हो कर्व पाथ बने हुए, ऐसा कोई कर्व नहीं बनता। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई बेटा? कोई सवाल? नो। अच्छा एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगला पॉइंट है मीन फ्री पाथ का। अच्छा ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया था ना? किसी ने मुझसे पूछा था दूसरे पॉइंट का। जी सर समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब चौथा पॉइंट क्या है? अच्छा जी, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल between two collisions is called mean free path. तो अब मीन फ्री पाथ देखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो इस कंटेनर की ही इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। इस कंटेनर में मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब अगर ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, तो ट्रेवल कर कर यकीनन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकराएगा और कंटेनर की वॉल से भी टकराएगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल यहां से आया, इस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर टकराकर यूं गया, इस दीवार से टकराया, फिर टकराकर यूं आया, इस दीवार से टकराया। अब कितनी बार टकराया? याद रखना, एक, 3 बार। दो और ये तीन कोलिजन्स होगा इसके, ठीक है। क्या कहलाएगा? 3 कोलिजन्स कहलाएंगे। अब इस 3 कोलिजन्स के दरमियान मिसाल के तौर पर इस मॉलिक्यूल ने जितना रास्ता तय किया, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, उस रास्ते का जो अगर हम एवरेज निकाल लें टोटल, मिसाल के तौर पे यहां से यहां तक ये इसने ट्रेवल किया, ये था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया, ये था 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया, मान लो ये था 6 सेंटीमीटर। अब 3 कोलिजन्स हो गए। अब ये जो 3 कोलिजन्स इनका एवरेज निकाल लो, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 का एवरेज 3
तो एवरेज निकालना है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 कोलिजन किए, तो आंसर क्या आया 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो मीन फ्री पाथ हुआ वो क्या हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन के लिए कितना फासला तय कर रहा है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर कोलिजन में फासला अलग है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता मुझे बताओ कि मीन फ्री पाथ क्या है, तो कोई बच्चा मुझे बोलता सर 6 है, कोई बोलता 2 है, कोई बोलता 4 है, हर बच्चे का जवाब अलग होता। इस मसले को हल करने के लिए क्या किया कि भाई जितना भी फासला है ना सब प्लस करके उसका एवरेज ले लो, एवरेज लेने से एक आंसर आ जाएगा और हम ये बोलेंगे कि भाई इस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ 4 है, यानी कि ये एक कोलिजन करे या 1000 कोलिजन करे, हर कोलिजन में ये 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा ऑन एवरेज। बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करें गैसेस की, तो क्या होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी? अच्छा जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये पॉइंट्स रब करूंगा। सर ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। जी बेटा, तो अच्छा अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो गैस का वॉल्यूम होता है, 4 पॉइंट्स हो गए थे ना। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is negligible as compared to total volume of gas। एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो इग्नोरेबल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। क्या कह रहा हूं, मतलब क्या है सर इस बात का? देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये जो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, ठीक है, कोई भी एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जगह घेरी हुई होगी ना। जो वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल का है ना उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कर देते हैं नेग्लेक्ट, उसको हम कर देते हैं इग्नोर। हम किस चीज को कंसिडर करते हैं? हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि ये जो गैस है ये टोटल कितने वॉल्यूम में फैली हुई है। खाली, इसमें खाली जगह भी आ जाती है और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी आ गया, खाली जगह भी आ गई। लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। जी सर। सर वॉल्यूम ऑफ गैस तो डेफिनाइट होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता। जी बेटा नहीं होता, फिर क्या बोलना चाह रही हो? सर समझ नहीं आया, मतलब हम कैसे नापेंगे गैस का वॉल्यूम? वो तो हम किसी बड़े कंटेनर में भी रख सकते हैं, छोटे भी कंटेनर में भी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो असल में ये यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारा पॉइंट सही है अपनी जगह। देखो अभी मैंने इस गैस को इस कंटेनर में रखा है ना, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम तो मुझे पता है ना, मैं गैस का वॉल्यूम इस कंटेनर का वॉल्यूम लूंगा। लेकिन अगर इसी गैस को निकालकर मैं किसी बड़े कंटेनर में रख दूंगा तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो उस गैस का होगा। गैस का इटसेल्फ वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, लेकिन वो जिस कंटेनर में जाती है वो उस कंटेनर के वॉल्यूम में पूरे में फैल जाती है। यानी कि मैं एक मिसाल के तौर पे इतना बड़ा एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, अब उसका वॉल्यूम है मान लो 2 DM3, इतना कंटेनर है मेरे हाथ जितना, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं उसकी नोजल खोल दूं और उसमें से सारी गैस इस कमरे में फैला दूं, तो अब वो गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी कि पहले कंटेनर के अंदर थी तो गैप कम था मॉलिक्यूल में, जब मैंने नोजल खोल दी अब सारे मॉलिक्यूल गैस के इस कमरे में निकले
तो इस कमरे में चूंकि जगह बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुल गए, तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया। इटसेल्फ गैस का वॉल्यूम जो है ना वो इनडेफिनाइट होता है, लेकिन वो जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में रखी जाएगी उस बर्तन का तो वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट ही होगा ना। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज ऑलमोस्ट लिख लेते हैं, यहां बेहतर होगा, नो इफेक्ट ऑन गैस। गैस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता। यानी कि अगर मैं कोई सॉलिड है, इस हाइट से उसको नीचे छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा। लिक्विड है, उसको इस हाइट से छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा। लेकिन अगर किसी गैस के कंटेनर में जिसमें गैस भरी हुई हो, मैं उसके नोजल को खोलूंगा तो वो नीचे नहीं गिरेगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी। अगर गैस ऊपर की तरफ उठ रही है तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि गैस के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। बात समझ में आई? सर जी बेटा। सर ग्रेविटी जो होती है वो वेट पे डिपेंड करती है ना? ग्रेविटी जो है वो वेट पे डिपेंड हाँ करती है। मतलब ग्रेविटी की जो पुलिंग होती है बेसिकली आप उसे ही वेट कहते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। जी सर। अच्छा, अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी गैस की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या इसको उल्टा करके कह लो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर किसी गैस को हम हीट करेंगे ना, तो हीट करने की वजह से उस गैस के मॉलिक्यूल्स और भी बहुत ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। भाई मूव तो वो कर ही रहे, लेकिन हीट होने पर वो और ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी जितनी ज्यादा हम उसको हीट दे देंगे, वो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन होगा उतना ही ज्यादा समझ लें आपके पास मॉलिक्यूल मूव करेंगे। ठीक है सर जिस चीज के ऊपर हीट हाँ। अप्लाई करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। बेटा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, कुछ अजम्पशंस हैं। पहली चीज ये कि मॉलिक्यूलर कोलिजन, मैंने भी एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल मूव करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है इलास्टिक मूवमेंट। याद रखना, अभी फिजिक्स के इंशाल्लाह चैप्टर 4 में पढ़ोगे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक मूवमेंट। इलास्टिक मूवमेंट क्या होता है? एक ऐसा मूवमेंट होता है, देखो अगर तुम खड़े, हाँ बोलो। सर पढ़ चुके हैं हम। पढ़ चुके हो ना? चलो वेरी गुड, तो तुम्हें तो जी। पता ही होगा। यानी कि देखो बात ये है कि अगर मैं खड़ा हुआ हूं मिसाल के तौर पे, और तुम में से कोई एक भागता हुआ तेजी से और मुझसे टकरा जाए, तो मैं गिर जाऊंगा। मैं क्यों गिरा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम था वो तुम जब मुझसे टकराए तो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, मेरी बॉडी उसे बैलेंस नहीं कर पाई और मैं गिर गया। मॉलिक्यूल जो होते हैं जब वो ट्रेवल करके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनका जो मूवमेंट होता है ना वो टोटली इलास्टिक होता है। यानी कि वो टकराते तो हैं एक दूसरे से, लेकिन एनर्जी या मोमेंटम सर में। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है आपकी आवाज। आ रही है सर आवाज। बेटा गासिब तुम्हारे नेट का मसला है। ठीक है। तो वो जब टकराते हैं एक दूसरे से तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करना इन इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन कोई चीज ऐसे टकराए कि टकरा भी जाए, ना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करे ना मोमेंटम ट्रांसफर करे, तो इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट या एनर्जी एक्सर्ट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, 3 अजम्पशंस जो है ना वो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की गलत है। पहली तो जो इसने कहा ना कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है गैस के, ये गलत है। थोड़ी बहुत होती है लेकिन होती है, यानी कि वो इतनी कम होती है कि आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा आप नहीं कह सकते कि होती ही नहीं है। तो पहली तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी
कि जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कह रही है कि इलास्टिक है, कंजर्व रहेगी, ना काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क आएगा ना इलास्टिक एनर्जी पे कोई फर्क आएगा। लेकिन ये कहती है ये फॉल्टी है अरेंजमेंट, क्योंकि फर्क आता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो एनर्जी का थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है। और आखिरी पॉइंट ये कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो मैंने बताया ना कि नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये भी फॉल्टी है। और ये वाले जो कंसिडरेशन है ये आइडियल गैस के लिए है। रियल गैस के अंदर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का कंसिडर किया जाता है और करना भी चाहिए, आइडियल गैस में कंसिडर नहीं होता। अब सर ये रियल गैस और आइडियल गैस क्या होती है, ये मुझे आप याद दिलाइएगा इंशाल्लाह, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा आइडियल गैस और रियल गैस, और फिर साथ में अगर इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन होगी तो आइडियल गैस और रियल गैस को इसके साथ मैं अरेंज भी कर दूंगा। अभी अगर कोई सवाल है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, नहीं है कोई। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।